टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी संदेश खाली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। वहां के हालात पर हमने नजर बनाए रखी। हमारे सहयोगी अभिषेक राज ने क्या कुछ देखा, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। पश्चिम बंगाल के नजत इलाके के बामनघेरी में जो संदेश खाली विधानसभा के अंदर आता है, वहां पर कल बवाल देखने को मिला। दरअसल बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इस रास्ते से, जो नजत का पूरा इलाका है बामनघेरी का, इस रास्ते से जा रहे थे, घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। उसी वक्त जो पुलिस की टीम है, जो पैरामिलिट्री की टीम है, वो सामने वाले रास्ते से इनके तरफ आ रही थी, इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। झंडे वंडे हटाए जा रहे थे, लगातार जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में जब पुलिस और पैरामिलिट्री ने उनको रोकने की कोशिश की, यहाँ पर जो है उनको बोला गया कि वो पीछे चले जाए, किसी भी तरीके से यहाँ पर रिटेलिएट ना करे। ठीक उसी वक्त में जो है इनके तरफ से, जो तृणमूल कांग्रेस के लोग थे, उनके तरफ से यहाँ पर फायरिंग की जाती है और फायरिंग में जो 3 पुलिस वाले हैं पश्चिम बंगाल जो पुलिस है उसके, वो घायल हो जाते हैं, जिसमें कि नजत थाना के जो ओसी हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जो 2 जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद ये तमाम लोग, जब पुलिस इनको रिटेलिएट करती है, जब भगाने की कोशिश करती है, पीछे की तरफ आती है, पैरामिलिट्री जब उनको खदेड़ती है, उस वक्त ये इस रास्ते से होते हुए, ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से भागते हैं। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर लगातार जो चप्पल है वो आपको यहाँ पर गिरे हुए नजर आएंगे और ये चप्पल वप्पल छोड़ के इसी तरीके से भागने की जो है वो कोशिश करते हैं। और ये जो पीछे का इलाका है, इसी पीछे वाले इलाके से वो जो है वो भाग जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी सी नदी है बनी हुई और बीच में एक जाने का रास्ता है पैदल, उसी रास्ते से ये लोग क्रॉस करके सामने की तरफ जाते हैं और फिर अंदर जाकर छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। अब तो आप ये भी समझिए कि बंगाल के लोगों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का इतना खौफ क्यों रहता था। इसका एक सबूत आज टीएमसी नेता के दफ्तर में देखने को मिला। यह तस्वीर आप देखिए और गिनते रहिए। दक्षिण 24 परगना के नारायणपुर घुटियारी शरीफ इलाके में टीएमसी नेता सलाउद्दीन सरदार के दफ्तर से 1-2 नहीं बल्कि 18 धारदार तलवारें मिली हैं। आप ये गिनिए, बाकायदा हमने नंबरिंग कर दी। जब पुलिस ने सलाउद्दीन सरदार के दफ्तर पर छापा मारा, तब टीएमसी नेता की हिंसा का यह मॉड्यूल सामने आया। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी विरोधी दलों के समर्थक वोट देने निकलते क्यों नहीं थे। क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें डर हिंसा का था, या फिर उन्हें वोट के दिन घरों से निकलने क्यों नहीं दिया जाता था, इन्हीं धारदार हथियारों के दम। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्सेस की 2500 कंपनियां क्यों भेजी थी, क्यों चुनाव आयोग को इतनी कंपनियां तैनात करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल, संजय राउत और अखिलेश यादव जैसे लोग जो बंगाल में इतनी भारी भरकम फोर्स भेजने का विरोध कर रहे थे, वो लोग इस तस्वीर पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई कह रहा था राफेल सुखोई भेज दो, वही बाकी रह गया, लेकिन इन धारदार हथियारों पर कुछ नहीं बोल रहा। टीएमसी सत्ता से हटी तो उसका एक एक करके कांड सामने आने लगा। आज बंगाल के नादिया से हैरान करने वाली तस्वीर सामने। यहां कांग्रेस ने अपने एक दफ्तर को टीएमसी के कब्जे से मुक्त करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हथौड़े से उस दफ्तर का ताला तोड़ दिया जिस पर टीएमसी ने सालों से कब्जा करके रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह उनका एक निजी दफ्तर हुआ करता था, जिस पर टीएमसी के गुंडों ने सत्ता की हनक दिखाकर उन्हें डरा धमकाकर उस दफ्तर को ही अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अब टीएमसी हार गई, सत्ता से चली गई है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले भी बुलंद हो गए और उन्होंने अपना दफ्तर वापस छीन लिया। अब सुनिए कांग्रेस कार्यकर्ता क्या कहते थे। আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল করে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি। আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। बंगाल में सबसे ज्यादा बुरा हाल संदेश खाली इलाके में था। वही संदेश खाली जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने ईडी की टीम पर हमले करवाए थे और उस पर दर्जनों महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। आज संदेश खाली में जब हमारी टीम पहुंची तो शाहजहां शेख के ऐसे ऐसे कांड मालूम चले कि सुनकर आप हिल जाएंगे। संदेश खाली में शाहजहां शेख ने एक मकान पर कब्जा कर रखा था और उस मकान में टीएमसी का दफ्तर खोल दिया था। पूरे मकान को टीएमसी के पार्टी के रंग यानी हरे रंग में रंग दिया गया था। शाहजहां शेख ना तो उस मकान का किराया देता था और ना ही उसे खाली कर रहा था। अब जब बीजेपी बंगाल की सत्ता में आ गई है, जीत गई है, तब शाहजहां के गुर्गे ये मकान छोड़कर भाग गए, क्योंकि शाहजहां शेख तो पहले से ही जेल में है। इसके बाद मकान मालिक पूरे मकान को, ये तस्वीर आप देखिए, भगवा रंग से रंगवा रहा है। उसका कहना है कि अब यहां बीजेपी के लोग आकर बैठेंगे और मीटिंग करेंगे, क्योंकि यह मकान बीजेपी की वजह से उन्हें वापस मिला। हमारे सहयोगी अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट आप
आपको जो कलर है वो नजर आएगा कि यहाँ पर अब भगवे रंग से जो है वो यहाँ पर मकान को, दुकान को, हर चीज को पेंट किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर भाजपा का झंडा लगा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर भगवा रंग से इस पूरे जो इमारत है उसको पेंट किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहले टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अंदर जो है वो कलर ग्रीन हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पर जो कलर है वो अंदर आपको ग्रीन नजर आएगा और अब इस पूरे कलर को चेंज किया जा रहा है भगवे रंग से। लोग पहले ये नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मनाही थी, यहाँ पर प्रताड़ित होते थे लोग। लेकिन अब देखिए इस पार्टी ऑफिस को टीएमसी जो है वो खाली करके चली गई है और अब यहाँ पर लोगों ने इस पार्टी ऑफिस को ले लिया है और यहाँ पर देखिए अब जो है इसे भगवे रंग से पेंट किया जा रहा है और इसका कलर जो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर संदेश खाली में शाहजहां शेख ने सनातन को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुओं को कितना डराया धमकाया जाता था, आज वहां के लोगों ने इसकी कहानी खुद बताई। अगर आज बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो शायद शाहजहां शेख के इन करतूतों के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि अब लोगों में डर नहीं है। लोगों में शाहजहां शेख का इतना डर था कि लोग चुप रहते थे। लोगों ने बताया कि जय श्री राम बोलने पर उन्हें मारा पीटा जाता था। बहुत से लोग तो शाहजहां शेख के डर के मारे घर से बाहर तक नहीं निकलते थे और जो लोग रामनवमी पर पूजा करते थे उन्हें जुर्माना देना पड़ता था। वहीं जिस मकान पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा करके पार्टी दफ्तर खोल रखा था, आप सुनिए वहां के स्थानीय लोगों ने उसके बारे में क्या कुछ बताया। पहले टीएमसी का पार्टी ऑफिस था। वो जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया उसके बाद वो छोड़ के चला गया। वो बोला आपको वेलकम, मैं भी विदा हो गया, ठीक है, इसलिए वो छोड़ के चला गया। हम लोगों को इसका रंग पूरा बदल दिया, ठीक है। हमारा जो गेरुआ कलर है, जो वो कलर आएगा भारतीय जनता पार्टी का, वो कलर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, कर सब बैठेंगे, बातचीत होंगे, सबके साथ मुलाकात होंगे। ऐसे ही तरफ पहले आप लोग ये कलर नहीं कर पाते थे, पहले दिक्कत नहीं कलर कैसे करेंगे। जय श्री राम बोलने के बाद यहाँ पे मारता था, वो सब लोगों को डराया था। घर के अंदर रहते हैं वो, बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। वो राम पूजा जो आदमी करेगा ना उसका पनिशमेंट मिलता है, उसका फाइन देता है। मतलब एक लाइन में आप समझ लीजिए कि शाहजहां शेख संदेश खाली में रावण की तरह था, जो राम भक्तों पर बेहिसाब अत्याचार करता था। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि शाहजहां शेख को कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि 15 अगस्त के दिन भारत के लोग जैसे आजादी महसूस करते हैं, आजादी मनाते हैं, उसी तरह संदेश खाली के लोग भी आजादी मना रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें शाहजहां शेख की गुलामी से आजादी मिल गई। आप सुनिए। नहीं, हम लोग नहीं बोल पाते जय श्री राम, और हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि शाहजहां से कभी ना निकल पाए। ये हम लोग सबका संदेश खाली का जो है बसीराट लोकसभा का जितना भी आदमी है यही चाहेगा कि शाहजहां से कभी ना निकल पाए। जय श्री राम। पहले तो इस तरीके से आप लोग नहीं बोल पाते हो। नहीं, आप स्वाधीन भारत जैसा हुआ था 15 अगस्त को, हम 4 तारीख के बाद वैसे फील हो रहा है हम लोग, ऐसा फील हो रहा है हम लोग स्वाधीन हुआ है। जय श्री राम। आप सोचिए, लोग कह रहे हैं कि आजादी जैसा फील हो रहा है अंदर से। वहीं एक शख्स ने शाहजहां शेख के अत्याचार के बारे में जो बताया उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। उस शख्स ने बताया कि बीजेपी की सत्ता आने पर उसका 2 साल का वनवास खत्म हुआ। वो 2 साल से अपने घर ही नहीं आ पा रहा था, उससे हत्या का डर था। लेकिन अब टीएमसी के सत्ता से बाहर होने के बाद वो अपने घर पहुंचा है। आप सुनिए उसकी बात। हाँ, अभी हम लोगों को भी कोई डर नहीं है, हम लोग खुल के जी रहे हैं। लेकिन 4 तारीख के पहले उन लोगों ने हम लोगों को जो ठेठ दिया था, ये 4 तारीख के दिन हम लोगों को काट के फेंक देगा। हम 24 से 2 साल घर नहीं आया, हम कल दोपहर घर आया है। 24 से अब बाहर थे, इतना डर। 2024 से आप घर नहीं आए? नहीं, 2024 ऑफिस में ना मेरा हिंदू सनातनी के खत्म कर दिया। ये भी बहुत डंडा रखता है। इतना ये जो बता रहे हैं 2 साल से आप घर नहीं आए? 2 साल से मैंने घर नहीं आए। कल दोपहर में घर आए हैं, क्योंकि भाजपा जीती। भाजपा जीतने के लिए भाजपा लहरा गया आप पूरा पश्चिम बंगाल में। कोई सनातन का कोई डर नहीं है भाजपा आने के लिए, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। ये जो कार्यालय था, क्या इसका पैसा देते थे वो लोग या फिर ऐसे ही रखते थे? नहीं, ये लोग तो पैसा दूसरे से उठाता था, अपने जेब में डालता था। ये लोग पैसा कब्जा करके रखा। कब्जा करके रखा था। ये लोग तो लूटता था, चोर है एक नंबर का ये लोग।
संतरासवादी है ये सब लोग, एक नंबर। ये क्या कब्जा करके आप लोगों ने छुड़ाया इसको? हाँ, वो जिन है माफिया संतरास, बहन जी का, माता जी का बहुत बहुत डर हर साल पर दूर दूर रहता है। वो जिन है घर लूट के, जमी लूट के, सबके लूट के लिए तोड़। अब टीएमसी का एक और कांड आपको सुनवाता हूं। बंगाल के टॉलीगंज में टीएमसी के गुंडों ने एक पेट्रोल पंप पर कब्जा कर लिया था और बाकायदा वहां पर अपना पार्टी दफ्तर खोल दिया था। लेकिन टीएमसी के हारने के बाद अब उस पेट्रोल पंप मालिक को भी अपनी संपत्ति वापस मिल पाई। हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चुनाव से ठीक पहले क्या थी, किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को परेशान करते थे, इसकी बानगी देखिए। इस वक्त मैं टॉलीगंज में हूं और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है और इसको ध्यान से देखिए। ये पेट्रोल पंप जो है सेना के एक अधिकारी के नाम पर आवंटित है, लेकिन इस पेट्रोल पंप पर कब्जा था एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो यहाँ पर मनमानी करते थे, गुंडई करते थे। और ये पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हूं और क्या कुछ हुआ मतगणना के बाद ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए ये पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का और यहाँ पर इस तरीके से पेट्रोल पंप पर जो है छोटे छोटे कटरे थे, एक कमरा था और इस पर जो है टीएमसी के जो गुंडे थे, कार्यकर्ता थे, जबरदस्ती कब्जा कर लिए थे। यहाँ पर आकर बैठते थे, मनमानी करते थे और जानबूझकर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको परेशान करने का प्रयास करते थे। काउंटिंग चल रही थी, इस एरिया से भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। अब उनको ये लग रहा था कि बीजेपी तो पश्चिम बंगाल में जीत कर आ रही थी, तो कैसे वो ऑल ऑफ सडन चेंज हो रहे थे, ये बताने का मैं प्रयास आपको कर रहा हूं। ये एक बार पहले तस्वीर देखिए और उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था और क्यों इस पेट्रोल पंप पर पुलिस को आना पड़ा और बीएसएफ के जवानों को आना पड़ा। चलिए एक बार आपको तस्वीर दिखा देता हूं। और ये वो जगह है जहां पर टीएमसी के गुंडे जबरन आकर यहां पर बैठते थे। ये कुर्सियां देखिए और पेट्रोल पंप के मालिक ने जैसे ही काउंटिंग हुई और उसके बाद इस पर ताला लगा दिया और उनको लगा कि अब तो टीएमसी हार गई है तो उनको परेशानी नहीं होगी और उनको इन गुंडों से जो है वो निजात मिलेगी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में वापस आई, वो जीतने लगी और वो जो है वही लड़के कलर चेंज करके भगवा कलर लगाकर, गुलाल लगाकर आ गए। और जो पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं उनसे मैं बातचीत करता हूं। क्या हुआ था उस दिन और क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को? जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस समय रात को 9:30-10 बजे के करीब कुछ लड़के आए, तो उन लोगों को तो हम लोग पहचानते थे। वो लोग पहले टीएमसी करते थे और अभी उस दिन देखें 29 तारीख को बीजेपी का गेरुआ रंग लगा के, अभी लगा के आके हम उन लोगों को बोला कि यहाँ हमारी पेट्रोल पंप की टैंकर खड़ी रहती है, यहाँ पे बहुत हमारी फ्यूल टैंकर खड़ी रहती है। तो उन लोगों ने कहा कि इस टैंकर को हटाओ, हम यहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे और अपना ये साफ सुथरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे। बोले क्यों, ये तो हमारा जगह है, हमारा पेट्रोल पंप का जगह है। जबरदस्ती आपके पेट्रोल पंप पे रहते थे कितने सालों से थे? ये पहले से ही जबरदस्ती रह रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। उसके बाद कल फिर हम लोगों ने कंप्लेन भी किए और हम लोगों ने अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए अपना ताला, हमारी ऑनर ने आकर वहाँ पे ताला लगाया अपना 2 ठो। तो उन लोगों को जब पता चला तो वो लोग आकर वो ताला देखिए, वो ताला तोड़ने की कोशिश की। जब ताला तोड़ रहे थे उसी समय हम लोगों ने थाने में कंप्लेन की। जरा एक बार वो कमरा दिखा देता हूँ, देखिए जरा ये कमरा है और इसी में जो है वो टीएमसी के जो कार्यकर्ता कहिए, गुंडे कहिए, बदमाश कहिए, जबरदस्ती यहाँ पर लंबे समय से आकर बैठते थे, पेट्रोल पंप की सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते थे, जबकि पेट्रोल पंप जो है एक व्यक्ति के नाम पर आवंटित है। एक और लोगों को टीएमसी के कब्जे किए हुए अपने जगह वापस मिल रहे हैं। उधर टीएमसी ने बीजेपी पर ही गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। टीएमसी ने अपने मथुरापुर दफ्तर का एक वीडियो जारी किया और वहां हुई तोड़फोड़ के लिए बीजेपी को दोषी बताते। उधर मुर्शिदाबाद में एक चौराहे पर लगी लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह तस्वीर आप देखिए, यह घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की। वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों उपद्रवी वहां पर पहुंचे हुए थे और लेनिन की मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति तोड़ते वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सीपीआईएम ने बीजेपी पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा दिया। टीएमसी के कई नेता बेनकाब हो रहे हैं।
टीएमसी का एक पार्षद पिस्टल की खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी पार्षद का नाम है अमीरुल शेख और अमीरुल शेख इस्लाम पर आरोप है कि एयरपोर्ट पर उनके सामान से खाली मैगजीन बरामद हुई। अब सवाल ये उठता है कि खाली मैगजीन लेकर गए क्यों थे, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि उनके पास लाइसेंस है। पुलिस ने उन्हें लाइसेंस दिखाने के लिए मोहलत दी। जब अमीरुल शेख लाइसेंस नहीं दिखा पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि होना था। उधर टीएमसी के कांड भी अब सामने आ रहे हैं। इधर बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में जोर शोर से व्यस्त है। 8 मई को बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है, जहां पर नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का सम्मान किया जाएगा और फिर विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। जबकि 9 तारीख तय है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। ब्रिगेड ग्राउंड में एसपीजी की टीम ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो पहुंचना ही है। जबकि कोलकाता के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन पहुंचने वाला है, इस पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को आप सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त श्यामा प्रसाद की जमीन पे श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रहे हैं। 9 तारीख 10 बजे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी नितिन नवीन जी की उपस्थिति में और 20 राज्य के मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित रहेंगे। तो आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में, लिस्ट तैयार हो रही है गेस्ट की, उधर ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की जनता ने नहीं नकारा, बल्कि अब तो उनके विधायक भी साथ छोड़ने का सिग्नल दे रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने एक बैठक बुलाई थी और अपने घर पर बैठक बुलाई थी टीएमसी के जीते हुए विधायकों की, लेकिन इस बैठक में 80 में से 9 विधायक नहीं पहुंचे। जबकि चुनाव के बाद टीएमसी विधायकों की यह पहली बैठक थी और पहुंचना था सभी 80। अपने नए विधायकों के साथ ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई, लेकिन सिर्फ 71 विधायक इस मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि जो बाकी विधायक नहीं आए हैं उनको पोस्ट पोल जो वायलेंस हो रहा है उसके लिए रोकने के लिए काम पर लगाया गया, ताकि शांति बनाए रहे उनके इलाके में। और कुछ विधायक इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो बहुत दूर थे। जब तक उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती वो आते, इतना वक्त नहीं था। लेकिन कहा यह जा रहा है, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बता रहे हैं, विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की पार्टी के जो नए विधायक आए हैं उनमें से कुछ विधायक टूट सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ये सभी कयास हैं। आप सोचिए कितना बड़ा संकेत है कि सत्ता गई, कुर्सी गई, विधायक भी साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी ही न टूट जाए, लोग कयास लगा रहे हैं। अब ममता बनर्जी चुनाव भले बुरी तरह हार गई हैं, लेकिन उन्होंने अपना अड़ियल रुख नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी बहुमत खो गई हैं, लेकिन इसके बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। जबकि आंकड़ों में साफ हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस यानी उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी। लेकिन ममता बनर्जी हार नहीं स्वीकार कर रही हैं, कह रही है कि चाहो तो राष्ट्रपति शासन लगा दो, हारे थोड़े नहीं। लेकिन सवाल है कि क्यों लगाएं राष्ट्रपति शासन, और फिर यह भी सवाल है कि राष्ट्रपति शासन ही लगाना था तो यह सब चुनाव क्यों करवाया, इतना तामझाम क्यों हुआ। लेकिन ममता बनर्जी अड़ी है कि लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। दीदी का आरोप वही पुराना है कि चुनाव में घपलेबाजी हुई है, हारे थोड़े नहीं। ममता बनर्जी का यह कदम राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सीधी चुनौती है। आमतौर पर होता है कि हार के बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हैं और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाता है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है, स्थिति अजीबोगरीब बनी हुई है कि इस्तीफा नहीं देते। एक बात और आप देखिए कि 7 मई यानी कल की तारीख, कल पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रहा है, जिसके बाद विधानसभा अपने आप भंग हो जाएगी। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, मत दीजिए इस्तीफा। ऐसे में अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो अभी वो संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, भले वो इस्तीफा ना दें। अब ऐसा भी नहीं है कि यह बात ममता बनर्जी को पता नहीं है, जाहिर सी बात है पता होगी, लेकिन वो अड़ी है कि नहीं देंगे इस्तीफा, हारे थोड़े नहीं, जो करना है कर लो। इस मूड में ममता बनर्जी। खैर आप देखिए कल की तारीख आती है, दिन आता है, क्या होता है। खबर है कि बीजेपी ऐसी किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती और ममता बनर्जी को कोई मौका देना भी नहीं चाहती। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूँ,
ममता दीदी हमेशा चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करती आई। मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बार सड़क पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है ममता दीदी ने, वो देखना चाहिए हम लोगों को। अगर ममता दीदी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूं, तो मैं मानता हूं ये ममता दीदी का आंदोलन का एक भाग है। एक आंदोलन है, एक निषेध है सरकार की रवैये का, यह आंदोलन है और यह आंदोलन होना चाहिए। आप सोचिए कि एक से एक भरे हुए भाई। अब ये किस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि ये आंदोलन है, ना इस्तीफा देकर ठीक कर रहे हैं। तो कई जगहों पर गांव में कहा भी जाता है कि जैसा आप देखिए वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा कुटुंब खोजिए वैसा ही कुटुंब आपको मिलेगा। तो यही हो रहा है, एक ही चश्मा है सबका। खैर आगे बढ़ता। ममता बनर्जी टीएमसी की हार के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर में 90 लाख वोट काट दिया। अब बीजेपी का दावा है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे उन्हीं सीट पर टीएमसी जीत गई। बीजेपी ने इसका आंकड़ा भी दिया है, 4 सीट का। डिलीट किए गए वोटों के आंकड़े भी जारी कर दिए। इन आंकड़ों के साथ बीजेपी ने क्या कहा उसे देखिए। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी का झूठ बेनकाब हो गया है। झूठा दावा था कि एसआईआर की वजह से बीजेपी जीत गई। सच्चाई यह है कि टॉप 4 प्रभावित जो सीटें थी एसआईआर की वजह से, यानी जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे वहां पर टीएमसी जीत गई। 2.2 लाख प्लस ज्यादा वोट कटे, लेकिन विजेता एक ही पार्टी है। तो बीजेपी कह रही है भाई कि यह विक्टिम कार्ड पुराना हो गया है, यह दांव चलने वाला नहीं है। सच्चाई जन्नत की सबको पता है। लेकिन सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी हार के बाद जनादेश का अपमान नहीं कर रही है क्या? कि हार ही नहीं हूं, हराई गई हूं, इस्तीफा नहीं दूंगी। वो भले ही मुख्यमंत्री का पद ना छोड़ रही हो, लेकिन नई सरकार के गठन से पहले उनके मुख्यमंत्री वाले विशेष प्रोटोकॉल को खत्म किया जा रहा है। मत दीजिए इस्तीफा, सारी सहूलियतें हटाई जाएंगी जो बतौर मुख्यमंत्री आपको मिला करती। जैसे ममता बनर्जी की सुरक्षा को स्केल डाउन किया गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से जो फोर्स उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी उसे आज सुबह विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि अब आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप मत मानिए, लेकिन हकीकत यही है। कालीघाट में हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर उनके आवास के पास लगे बैरिकेड्स को हटा दिया ताकि कई सालों से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाले रास्ते को फिर से जनता के लिए खोला जा सके। और ये जो सिटिंग सीएम होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि हर कोई ना आए गुजरे वहां से, परमिशन के साथ गुजरे। ममता बनर्जी के आवास की गली में दाखिल होते ही दोनों तरफ से जो सुरक्षा घेरा था, गली के मोड़ पर सीएम सिक्योरिटी के अधिकारी सबका आईडी कार्ड चेक करके अंदर जाने देते थे। अब उस अतिरिक्त सिक्योरिटी को भी हटा दिया गया और वजह यही है कि भाई जनादेश है, आप मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी के घर के बाहर आज सिक्योरिटी हटाने के बाद क्या स्थिति थी, हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट आती है। 3 बार रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहती है। कालीघाट स्थित है उनका आवास और पिछले 15 वर्षों में शायद ये पहली बार होगा कि हमने यहाँ पर सालों साल जो सुरक्षा घेरा देखा है वो आज नहीं है। यानी कि चुनाव में हार जाने के बाद जो है एकदम से उनकी सुरक्षा में जो लोग और जो अधिकारी तैनात थे उन्हें हटा लिया गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के आवास में जाने के लिए इस सड़क से होकर आपको आगे जाना पड़ता है। अगर कोई भी यहाँ पर पहुंचता है तो उनको पहले यहाँ पर रोका जाता था। यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी में तैनात अधिकारी बैठे रहते थे और अगर किसी को इस सड़क से होते हुए अंदर गली में जाना है तो उनको अपना आईडी कार्ड देना होगा, उनको अपनी पहचान बतानी होगी और सीएम सिक्योरिटी जब वेरीफाई कर लेती थी कि उनकी पहचान क्या है उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। तो भाई ये कि किला ढह गया है, सेना हार गई है। अब सेनापति कहें कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए। ममता बनर्जी मोदी शाह के बाद सीसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम तक नहीं सुनना चाहती, लेकिन बाबरी मस्जिद बनवाने का दावा करने वाले, ममता बनर्जी की राजनीति को चुनौती देने वाले हुमायूं कबीर चुनाव आयोग की तारीफ करते नहीं लगा रहे। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को फ्री की एडवाइस दी। अब ऐसा भी नहीं है कि अकेले हुमायूं कबीर इस बात की तारीफ कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी आईएसएफ के नेता जो धुर विरोधी रहे बीजेपी के, वो भी कह रहे हैं गजब का चुनाव हुआ है। ममता बनर्जी कुर्सी नहीं छोड़ रही। उधर बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने शुभेंदु अधिकारी जीत के बाद आशीर्वाद ले रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए। शुभेंदु अधिकारी जब जीत के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंचे, उसी नंदीग्राम में जहां पर उन्होंने पहली बार पिछले चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था, वहां उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और बजरंग बली का आशीर्वाद किया। उन्होंने माता मंदिर के भी दर्शन किए।
सुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा वो भी आप जानिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है, उन पर 500 से ज्यादा एफआईआर फर्जी दर्ज हुई, 400 बीजेपी कार्यकर्ता जेल में रहे, उन पर इतना अत्याचार किया गया। गुंडों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी वो बीजेपी सरकार करेगी जब वो अस्तित्व में आ जाएगी शपथ ग्रहण के बाद।